हेलो केवीएस पीजीटी एस्पिरेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस सेट 4। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए विलियम पिकल्स, बी ल्यूकस पैसियोली, सी जे.आर. बार्टली बॉय, डी कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी ल्यूकस पैसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन सूचना के उपयोग करता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन कौन है? ए लेनदार क्रेडिटर्स, बी उधार देने वाले लेंडर्स, सी ग्राहक कस्टमर्स, डी ये सभी। तो देखिए इन सभी का सारे के सारे लोग ही जो हैं क्या करते हैं, इनका क्या होता है कि क्रेडिटर्स है, माल बेचता है किसी भी बिजनेस को तो उसको भी इंटरेस्ट होता है उनकी अकाउंट्स में, और जो लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो उधार देने वाले हैं, उनको भी होता है क्योंकि उन्होंने दे रखा होता है, लोन दे रखा होता है बिजनेस को, तो उनको भी पूरा मतलब होता है उनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। इसी तरह से ग्राहक यानी कि कस्टमर्स भी इनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि वही आगे चल करके एज ए इन्वेस्टर्स भी होते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो कंपनी है जिससे वो गुड्स परचेज कर रहे हैं, उनका जो प्रॉफिट का क्राइटेरिया वो सब क्या है, उन सब में भी दिलचस्पी रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। अचल संपत्ति में सम्मिलित होते हैं फिक्स्ड असेट। देखिए असेट कौन सी होती हैं? तो फिक्स्ड असेट, करंट असेट, और इस फिक्स्ड असेट में क्या शामिल है इसमें कहते हैं। तो ए देखिए क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया, और बी अग्रिम भुगतान पेमेंट इन एडवांस, सी फर्नीचर, और डी रोकड़ कैश। तो देखिए ए ये करंट असेट है, बी भी करंट असेट है, और सी यानी कि रोकड़ भी, डी ये रोकड़ भी करंट असेट है, लेकिन फर्नीचर क्या है, एक एग्जांपल है फिक्स्ड असेट का, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक लेन देन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? ऑप्शन देखिए ए माल क्रय करने के कारण लेनदार को नगद भुगतान किया, कैश पेड टू क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेज, बी रुपये 10,000 मूल्य का माल आपूर्ति करने का आदेश प्राप्त किया, रिसीव्ड ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स वर्थ ₹10,000, सी फर्नीचर पर ह्रास काटा गया, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, डी बिजली का भुगतान किया गया, पेड इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि जैसे माल क्रय करने के कारण लेनदार को नगद, तो ये एक ट्रांजैक्शन है क्योंकि गुड्स परचेज किया उसके बदले पेमेंट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात ये एक ट्रांजैक्शन है। बी देखिए लिखा हुआ कि 10,000 मूल्य का आपूर्ति करने का आदेश प्राप्त किए। जो आदेश प्राप्त करना है, सिर्फ आदेश प्राप्त कर लेने से कुछ भी नहीं बदलेगा, और इसलिए ये जो आदेश वाला है ये ट्रांजैक्शन बी नहीं है, यानी कि बी जो कि लिखा है 10,000 मूल्य का माल आपूर्ति करने का आदेश प्राप्त किया, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। सी का देख लीजिए फर्नीचर पर ह्रास काटा गया, ये एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा। बिजली का भुगतान किया गया, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी 10,000 का मूल्य का माल आपूर्ति करने का आदेश प्राप्त किया, ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई चालू रहेगी। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अब देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब कि एक अवधारणा है कि जो बिजनेस चल रहा है वो चलता ही रहेगा, लेकिन एजम्पशन में हम क्या लेते हैं? ऑप्शन देखिए ए अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, बी स्थायी रूप से परमानेंटली, सी अस्थायी रूप से टेम्परेरली, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए गोइंग कंसर्न का एजम्पशन अनिश्चित काल तक, इनडेफिनेटली मतलब कि अनिश्चित काल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन के नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड। क्या? ए भुगतान किए जाने पर, सिर्फ पेमेंट पर, बी व्यय दे होने पर मतलब कि बीइंग इनकर्ड मतलब खर्च कर दिया, भले ही आपने दिया नहीं दिया है, अगर खर्च बन गया है, दे हो गया है तब भी, और सी है माल का विक्रय होने पर, ऑन गुड्स सेल या गुड्स के सेल होने पर, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। जब कैश बेसिस होता है तो सिर्फ कैश रिसीव्ड या कैश के पेमेंट को ही लिखते हैं, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन मूल प्रलेख नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स डॉक्यूमेंट?
तो ऑप्शन देखिए बीजक एवं बिल, इनवाइस एंड बिल, ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है क्योंकि यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। और बी है रोकड़ बही, कैश बुक, और सी है नाम पत्र यानी कि डेबिट नोट, डी नकद रसीद, कैश रिसिप्ट। तो इनमें से कौन सा एक मूल प्रलेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये कैश बुक जिसे रोकड़ बही कहते हैं ये मूल प्रलेख नहीं है, बाकी सब ये सोर्स डॉक्यूमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट इनमें से क्या संकेत देता है? डेबिट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए संपत्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन असेट। असेट में किसी भी तरह के हो, जब भी असेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। जनरल एंट्रीज में भी किसी भी असेट को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करते हैं। दायित्व में कभी डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को घटाने के लिए भी डेबिट करना पड़ता है। सी पूंजी में कमी, कैपिटल भी डिक्रीज होती है तो भी डेबिट होता है। डी ये सभी। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों ही डेबिट के संकेत हैं और डी होगा राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन समीकरण पुष्ट होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय। पूंजी बराबर क्या है? संपत्तियां प्लस देयताएं, कैपिटल बराबर असेट प्लस लायबिलिटीज, और बी है देयताएं बराबर पूंजी माइनस संपत्ति यानी लायबिलिटीज बराबर कैपिटल माइनस असेट। सी है पूंजी शुद्ध संपत्ति, पूंजी बराबर ये शुद्ध संपत्ति है, कैपिटल बराबर नेट असेट। डी है पूंजी बराबर संपत्तियां प्लस लाभ, कैपिटल बराबर असेट प्लस प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर जैसे कैपिटल बराबर असेट प्लस लायबिलिटीज, तो ये रॉन्ग है, यानी कि क्या होता है इसका ऑप्शन? कैपिटल बराबर होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है, और यहाँ पर असेट प्लस लायबिलिटीज है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि लायबिलिटीज बराबर कैपिटल माइनस असेट नहीं होता है, असेट माइनस कैपिटल होता है। और फिर जो तीसरा दिया हुआ कैपिटल बराबर नेट असेट, तो देखिए जब भी हम असेट माइनस लायबिलिटीज होता है उसके बराबर कैपिटल होता है, और जब नेट असेट की बात करते तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो भी असेट्स हैं उनमें से जब लायबिलिटीज माइनस कर दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नेट असेट भी बोलते हैं। और नेट असेट कहो या फिर कहो कैपिटल, दोनों ही बराबर होती हैं और दोनों इस तरह से फाइंड आउट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पूंजी बराबर शुद्ध संपत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोजनामचा लेखा उनके लिए नहीं किया जाता, मतलब किन के लिए नहीं कहता? नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर ए व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट के लिए, बी नगद बट्टा कैश डिस्काउंट के लिए, सी दोनों बोथ ऑफ देम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम हो कि जब भी जर्नल एंट्री किसके बारे में नहीं करते, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट होता है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं, उसको सिर्फ नरेशन में दिखाते हैं। तो ए विल बी द राइट आंसर, व्यापारिक बट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य संचय और लाभांश समानीकरण कोष खाता है, जनरल रिजर्व एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट इज क्या है? ए व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट है, बी वास्तविक खाता रियल अकाउंट है, सी नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट है, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए, ये एक व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराज्यीय लेन देन की दशा में कर लगाया जाता है, इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द टैक्स दैट शैल बी लेवीड इज। तो देखिए अंतरराज्यीय एक होता है इंटर स्टेट सेल और एक होता है इंट्रा स्टेट सेल। देखिए इंटर स्टेट सेल होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? इंट्रा स्टेट सेल। तो इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए जब भी हम इंटर स्टेट की बात करते हैं इसका मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करना, और इंट्रा का मतलब होता है कि सेम ही स्टेट में सेल होना, यानी कि सेम स्टेट में सेल होना। तो जब इंटर स्टेट सेल की बात होती है तो वहां पर IGST लगता है, जबकि इंट्रा स्टेट सेल्स में CGST SGST होता है, और इसी प्रकार से अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो UTGST अप्लाई होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, दैट इज IGST। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खाता बही क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि खाता बही क्या, एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज ए लेजर? तो ऑप्शन देखिए क्या एक सब्सिडरी बुक है, बी ये मेमोरेंडम बुक है स्मारिका बही, सी प्रधान बही है प्रिंसिपल बुक है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होगा कि खाता बही ना तो सब्सिडरी बुक है ना मेमोरेंडम बुक है, ये है
सी दैट इज प्रधान बही, यानी कि एक प्रिंसिपल बुक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु रोकड़ का शेष बैलेंस ऑफ, अगर पेटी कैश बुक बनाई गई और उसका बैलेंस निकलता है तो वो बैलेंस क्या होता है? ऑप्शन ए खर्च होता है, एक्सपेंस, बी एक आगम रेवेन्यू होता है, सी एक संपत्ति एन एसेट होता है, डी एक दायित्व लायबिलिटी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि अगर पेटी कैश बुक का जो भी बैलेंस होता है वो एक एसेट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उधार क्रय की गई स्थायी संपत्ति को लिखा जाता है फिक्स्ड असेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट इज रिटेन इन। अगर कोई भी फिक्स्ड असेट है जो कि परचेज करी गई क्रेडिट पर, तो उसको कहाँ पे लिखेंगे? तो ऑप्शन देखिए, क्रय बही में, परचेज बुक में। तो परचेज बुक में तो सिर्फ गुड्स के परचेज को लिखते हैं। बी है रोकड़ बही में, कैश बुक में। तो कैश बुक में तो हम जो भी कैश परचेजेज होती हैं, और यहाँ पर तो ये क्रेडिट परचेज है, वो भी क्रेडिट है, वो भी असेट की परचेज, तो कैश बुक में भी नहीं आएगी। नेक्स्ट है सी, मुख्य जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ये जर्नल प्रॉपर में ही दर्शाया यानी कि दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छूट जाने वाली अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती हैं। एरर्स ऑफ अमीशन अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द। तो जो छूट जाती हैं, जो अमीशन मतलब भूल जाने वाली अशुद्धियां हैं, वो किसको प्रभावित करेंगे? ए चिट्ठे को, बैलेंस शीट को, बी तलपट को, ट्रायल बैलेंस को, सी दोनों में से किसी को भी नहीं, नाइदर ऑफ द टू, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन छूट जाएगा जिसकी कोई एंट्री ही नहीं होगी, तो ना तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा और ना ही बैलेंस शीट को। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, दोनों में से किसी को भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतौनी करने के क्रम में खतौनी करने के समय एक शून्य छूटना किस प्रकार की अशुद्धि कही जाएगी? तो देखिए, वाइल पोस्टिंग 10 इज मिसिंग विच एरर इज इट कॉल्ड? ऑप्शन देखिए, ए भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ अमीशन, बी हिसाब की अशुद्धि, एरर ऑफ कमीशन, सी क्षतिपूर्ति की अशुद्धि, कंपनसेटिंग एरर, डी सिद्धांत की अशुद्धि, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो जब भी खतौनी करने के क्रम में खतौनी करने के समय कोई एक शून्य छूटना किस प्रकार की अशुद्धि कहलाएगी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ये एक भूल की अशुद्धि है और इसको हम एरर ऑफ कमीशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्रास की प्रक्रिया क्या है? डेप्रिसिएशन जो ये है किस प्रकार का प्रोसेस है? मूल्यांकन का है, वैल्यूएशन, बी पुनर्मूल्यांकन है, रिवैल्यूएशन, सी बंटन यानी कि एलोकेशन, डी पूंजीकरण कैपिटलाइजेशन। तो देखिए, ये ह्रास की जो प्रक्रिया है ये मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है। बी पुनर्मूल्यांकन, ना तो किसी एसेट का रिवैल्यूएशन हो रहा, तो ये रिवैल्यूएशन का भी प्रोसेस नहीं है। सी बंटन का प्रोसेस है और डी पूंजीकरण का प्रोसेस भी नहीं है। तो ये क्या प्रोसेस है? सी राइट आंसर होगा, बंटन का प्रोसेस। एलोकेशन क्यों इसको बोलते हैं, उसके पीछे रीजन है कि जो भी एसेट की वैल्यू होती है और उसके लाइफ टाइम से इसको डिवाइड करके पर ईयर इसको एलोकेट कर देते हैं, और जितना भी गुड्स प्रोड्यूस होता है तो उन सब पर यूनिट पर ही इसका एलोकेशन हो जाता है, इसलिए ही इसको बंटन यानी एलोकेशन का प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट लाइन विधि से ह्रास की गणना की जाती है। डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड इज कैलकुलेटेड। ऑप्शन देखिए, प्रारंभिक शेष पर ओपनिंग बैलेंस, बी अंतिम शेष पर क्लोजिंग बैलेंस, सी प्रारंभिक लागत पर ओरिजिनल कॉस्ट पर, डी बाजार मूल्य पर मार्केट वैल्यू। तो जो भी स्ट्रेट लाइन विधि से ह्रास की गणना यानी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रारंभिक लागत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेचान किए गए प्राप्त विपत्र को किस खाते में डेबिट किया जाता है? इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल इज, यानी कि ऐसा बिल जो कि इंडोर्स किया गया किसी पार्टी को, तो डेबिट किसको करेंगे? तो जनरल एंट्री, जब भी हम बिल इंडोर्स करते हैं उसकी जनरल एंट्री देखिए क्या होती है। इसकी जनरल एंट्री हो जाती है कि जिसको भी क्रेडिटर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और टू BR यानी कि टू बिल रिसीवेबल, बिल हमारे पास चला जाएगा और क्रेडिटर को यह बिल जाएगा, इसलिए हम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन में देखें, ए देनदार खाते में डेटर्स में, बी लेनदार खाते में क्रेडिटर्स अकाउंट, सी प्राप्त बिल खाते में बिल रिसीवेबल अकाउंट, डी दे बिल खाते में बिल्स पेबल अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बिल लिखता है उसे कहा जाता है। तो बिल लिखने वाले को क्या कहते हैं?
जो बिल लिखता है वो हमेशा ही क्रेडिटर होता। कौन होता है? क्रेडिटर होता। और इस क्रेडिटर को ही क्या बोलते हैं? इस क्रेडिटर को बोलते हैं ड्रॉअर। ये बिल लिखता है और इसके बिल को एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई यानी कि डेटर एक्सेप्ट करता है, और इस लिखे हुए बिल को क्रेडिटर यानी कि ड्रॉअर अपने पास में रख लेता है और मैच्योरिटी की डेट पे प्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन देखिए, ड्रॉअर होता है, बी स्वीकार करता है यानी स्वीकर्ता यानी ड्रॉई, सी प्राप्त करता है यानी कि पेई, डी बेचान करता है यानी कि इंडोर्सर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बिल लिखता है उसे हम ड्रॉअर यानी कि लेखक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूल चूक खाता द्वारा सुधार किया जाता है। रेक्टिफिकेशन थ्रू सस्पेंस अकाउंट इज डन। कब सस्पेंस अकाउंट हम लगाते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ए जब खातों का शेष निकाल लिया गया, आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड। बी है तलपट के बनने के पूर्व, बिफोर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। सी तलपट बना लेने के बाद, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड। डी अंतिम खातों को बनाने के बाद, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, कि जब तलपट हम बना लेते हैं उसके बाद अकाउंट्स हमारे मैच नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन में अकाउंट्स को मैच करने के लिए और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें एक टेम्परेरी अकाउंट अरेंज करना होता है, जिसे हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि लागत पर लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। देखिए लाभ का जो प्रतिशत है वो लागत पर तो 25 है, लेकिन पूछा किस पर गया है कि विक्रय मूल्य पर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन के लिए हम अपना जो फार्मूला है वो है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट लगाएंगे। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब याद रखिए कि जिस पर ये परसेंटेज दिया हो, जिस पर भी परसेंटेज दिया हो, यहाँ पर देखिए आप लागत पर दिया है तो उसको क्या मानेंगे? 100 मान लीजिए, और प्लस जो ये प्रॉफिट है ये कितना है? 25% है कॉस्ट में, तो टोटल देखिए 125 आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो 25 है सेलिंग प्राइस यानी कि 125 पर कितना प्रतिशत होगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 जा और ये 20% आएगा। तो इस प्रकार देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलपट में दिया गया उपार्जित ब्याज निम्न में दिखाया जाता है। एक्रूड इंटरेस्ट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज सोन इन। ऑप्शन देखिए, व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, बी लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी बैलेंस शीट में यानी कि आर्थिक चिट्ठा में, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर उपार्जित ब्याज यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट है और उसको कहाँ दिखाया जाएगा? डायरेक्टली। अगर एडजस्टमेंट में दिखाया जाता है तब तो इसे बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे और प्रॉफिट लॉस में भी इसको दिखाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली ये ट्रायल बैलेंस में ही नजर आ रहा है तो इसको हम सिर्फ बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वर्ष के अंतिम रहतिये का मूल्यांकन 50,000 से अधिक किया गया और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। वो क्लोजिंग स्टॉक क्या करेगा? अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा देगा, और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाएगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और जब नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक होगा तो ये क्या करेगा? उस साल के ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देगा और इस तरह से नेट प्रॉफिट को भी घटा देगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ क्या लिखा हूँ, ए पूर्व वर्ष में लाभ बढ़कर दिखेंगे और इस वर्ष के लाभ कम दिखेंगे, यानी कि लास्ट ईयर प्रॉफिट विल बी सोन मोर एंड करंट ईयर प्रॉफिट विल बी सोन लेस। बी है पूर्व वर्ष में लाभ कम दिखेंगे और इस वर्ष के लाभ अधिक दिखेंगे, उल्टा यहाँ पे कहा गया। सी लाभ दोनों वर्ष समान रहेंगे, प्रॉफिट विल बी सेम बोथ द ईयर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए। जैसा कि हमने कहा कि जो करंट यानी कि पूर्व वर्ष में है, जिस साल इसका क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाया गया था उस साल का लाभ जो है वो तो बढ़ा हुआ होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा तो उस साल का ग्रॉस प्रॉफिट भी घट जाएगा और नेट प्रॉफिट भी घट जाएगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समायोजन के व्यय जो संबंधित मदों में से घटाए जाते हैं और संपत्ति के रूप में दिखाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस एंड सोन एन एसेट आर कॉल्ड। ऑप्शन देखिए, ए उपार्जित आय क्रूड इनकम, बी पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस, सी अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
तो याद रखिए कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में हम जो भी एक्सपेंसेज होते हैं तो 2 एक्सपेंसेज में जो भी इस साल के एक्सपेंसेज नहीं होते उनको हम नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेज। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेज कहते हैं। ये प्रॉफिट लॉस में ऐसे हम दिखाते हैं, इसको लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसा कि कहा गया कि एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, तो इसमें से हम लेस कर रहे हैं इसको, और इसको हम कहाँ दिखाएंगे, एज एन एसेट दिखाएंगे बैलेंस शीट में। इसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अंतिम राशि या तलपट में दिखाया गया तो यह दिखाया जाएगा। अगर कोई भी क्लोजिंग स्टॉक को डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में दिखाया गया है तब तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में भी जाएगा। लेकिन डायरेक्टली अगर ट्रायल बैलेंस में ही दिखाया गया है, एडजस्टमेंट में नहीं है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, व्यापार खाता में, लाभ हानि खाता में बी, सी आर्थिक चिट्ठा में, डी लाभ हानि नियोजन खाते में। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन देखिए, ए दायित्व बराबर संपत्ति प्लस पूंजी, लायबिलिटीज बराबर असेट प्लस कैपिटल, असेट बराबर लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, सी कैपिटल बराबर असेट माइनस लायबिलिटीज, डी कैपिटल बराबर असेट प्लस लायबिलिटीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण लेखा प्रणाली में निम्नांकित लेखे होते हैं। फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। ऑप्शन देखिए, केवल रोकड़ पुस्तक में, ओनली इन कैश बुक में दिखाते हैं। बी खाता बही में केवल व्यक्तिगत खातों का लेखा, इन लेजर पोस्टिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ओनली। सी रोकड़ पुस्तक में लेखे तथा खाता बही में लेखे केवल व्यक्तिगत खातों के लेखे, रिकॉर्ड्स इन कैश बुक एंड पोस्टिंग ऑफ ओनली पर्सनल अकाउंट्स इन लेजर। और डी होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कैश बुक में करते हैं और पोस्टिंग ऑफ ओनली पर्सनल अकाउंट, यानी रिकॉर्ड्स इन कैश बुक एंड पोस्टिंग ऑफ ओनली पर्सनल अकाउंट्स इन लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और यह है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य कहलाता है, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड। तो देखिए, असेट से अगर हम माइनस करते हैं लायबिलिटीज तो ये क्या कैलकुलेट होकर के आता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए लेनदार, बी लाभ यानी प्रॉफिट, सी पूंजी कैपिटल, डी ख्याति यानी कि गुडविल, सी। तो सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज कैपिटल। तो these were the 30 questions of this part 4 of accountancy. Hoping that you have understand very well. Write your experience in comment section. I will wait for your comment. थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। आपको ऐप मिलेगा पंकज कॉमर्स क्लासेस का, इसे आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल पर पहले से ये इंस्टॉल है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आप होम पेज पे पहुंच चुके हैं, और होम पेज के बाद में इसके पास ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद में स्टोर का ऑप्शन। स्टोर के ऑप्शन पर जाएंगे आप, और आपको मिलेगा KBS PGT कॉमर्स का कोर्स। इस कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, ऑनलाइन MCQ टेस्ट, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं। यहाँ पर जाने के बाद में इसे आप परचेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ में अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और पूरी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग कोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।